हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स चैप्टर 4 है, और ऐसे कहा जाए तो ये मतलब सीरियल से देखा जाए तो ये 12th चैप्टर है। तो देखिए इसको वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर का नाम है, जो कि फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, और सीरियल से देखा जाए तो ये 12वां चैप्टर है। ठीक है ना। तो इससे मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है ना। और बाकी की सारी वीडियो चैप्टर वाइज जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहले पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कहीं ना कहीं चुंबक से क्या है, प्रभावित है, इसीलिए इसको बोला जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए ये क्या है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में, चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर, ये जो चालक है इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। यानी धारा जो होता है, इस धारा के कारण, जब धारा इस चालक में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज जो की थी 1920 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने किया था। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उनकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और उसकी विशेषताएं बताना है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ये मतलब ये होगा कि इसका एक कोई ना कहीं क्षेत्र होगा। ठीक है ना। क्षेत्र से याद रखना है, कहीं ना कहीं इसका एक क्षेत्र होगा, तो उसी को बोले चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें से कुछ रेखा निकलेगी तो उसी बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए चुंबक के चारों ओर, आपने चुंबक देखा होगा, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा अभी। ये जैसे देख लीजिए आप, ये क्या है, एक चुंबक है। अब इस चुंबक में यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ रहता है। तो ये क्या होता है, जो किरणें होती है नॉर्थ से निकलकर क्या होती है, साउथ की तरफ जाती है। क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। ठीक है। तो ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, इसी को बोल रहा है। देखिए अब चुंबक के चारों ओर बहुत सी काल्पनिक रेखाएं, यही जो हो रहा है इसी को बोल रहे हैं चुंबक के चारों ओर। देखिए चुंबक इसके चारों ओर क्या है, बहुत सी काल्पनिक रेखाएं बनती हैं, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है ना, इसी को नॉर्थ, इसी को उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये क्या होती है, दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है ना। और देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है, इन रेखाओं की चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। तो समझ आगे ना क्या बोला है कि चुंबक के चारों ओर, ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर बहुत सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इन्हीं को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। अब इसकी विशेषता देख लीजिए। विशेषता मतलब मैं आपको यही कुछ समझा दे रहा हूँ। ये रेखाएं जब जाती है ना, तो पहला विशेषता ये है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है। दूसरा ये कहते हैं कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, इसका मतलब समांतर होती है कि नहीं। तो ऐसे आपको दो यही याद हो जाएगा, पहला नॉर्थ से निकलकर साउथ की हो जाती है, दूसरा ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। देखिए जब यहाँ से यहाँ पर ऐसे जाता है चुंबकीय क्षेत्र आगे, तो अंदर अंदर फिर क्या होता है, अंदर अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है इसमें। ठीक है ना। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है नॉर्थ से निकलती तो है, लेकिन जब यहाँ साउथ में जाती है तो अंदर अंदर फिर क्या होती है, नॉर्थ की ओर जाती है। तो ये बोला गया चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है। हाँ, इसकी तीसरी विशेषता देख लीजिए, ये जो वक्र होता है ये बंद वक्र होता है, इसलिए इसको वक्र बोला जाता है, ये एक बंद वक्र होता है। ठीक है ना। अगर देखिए जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, घनी हो जाएगी, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। अगला देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है ना। ये थी आपको ऐसे विशेषता इसकी बता देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है। अगला देखिए कह रहा है विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक, अब देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी मतलब जो उसको क्षय न कर पाए, ठीक है ना, उसका हानि न कर पाए, विद्युत रोधी पदार्थ को लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखिए क्या बोला है इसने, पहले देखिए क्या बोला है, जब किसी नर्म लोहे, मान लीजिए ये कोई नर्म लोहा है, एक घोड़े के नाल का मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये घोड़े के नाल का है, कह रहा है जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर विद्युत रोधी का क्या करते हैं, पदार्थ का लेपन कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, लपेट कर उसमें, और विद्युत रोधी पदार्थ को लपेट कर उसमें विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं, तो यह क्या होता है, ये जो लोहा होता है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। समझ में आ रहा है ना। ये जो होता है, ये एक नर्म लोहे का या घोड़े का नाल होता है, इसमें जब हम कोई विद्युत रोधी पदार्थ को हम लपेट कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो चुंबक होता है ना, सॉरी ये जो लोहा होता है ना, ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसी बोलते हैं विद्युत चुंबक। यानी विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तभी चुंबक बन जाता है, इसलिए विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। देखिए विद्युत मोटर का बस सिद्धांत बोला लिखने के लिए, देखिए क्या बोलेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए उसमें रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, घुमाता रहता है, इसी को बोलते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। देखिए ये क्या, एक नॉर्थ है, नॉर्थ,
और ये क्या है, एक साउथ है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा। और यहाँ पर एक क्या है, एक ये कुंडली बोल सकते हैं या आर्मेचर बोल सकते हैं, ऐसे रहता है ए बी सी डी। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने इसको रखा है और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है चुंबक, ये जो होता है ना, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इसमें पलटने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बार बार इसका जो ए बी है ये ऊपर आता है, फिर ऐसे क्या होता है, इसी में नाचता है ऐसे गोल गोल गोल, ठीक है ना। तो यही बोला है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ से देखिए, ये जो है, ये वाला जो सिरा है, इस पर क्या होता है, नीचे से बल लगेगा तो ये ऊपर आएगा, इस पर क्या ऊपर से बल लगता है, इस पर ये नीचे जाता है। तो देखिए, इधर से जब बल लगेगा, इधर से ये ऊपर आएगा, इस पर जब बल लगेगा तो नीचे जाएगा। यहाँ से कोई बल इसको ऊपर उठा रहा है, यहाँ से कोई बल इसको नीचे दबा रहा है, तो दो बल युग्म हो गए। नहीं, जैसे साइकिल पैडल होता है, एक से आप यहाँ दबाते हैं फिर दूसरा दबाते हैं, यहाँ भी दो बल युग्म काम करते हैं, इसको बोलते हैं बल युग्म। जब दो बल एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, तो बोलते हैं बल युग्म, ठीक है ना। तो ये घुमाता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या, अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है ना, किसी की वजह से क्या हो, उसमें एक प्रभाव उत्पन्न होने लगे, किसी को मान लो देख कर, सुन कर या कुछ किसी भी चीज़ से उसके अंदर कोई प्रभाव उत्पन्न होने लगे, तो उसी बोलते हैं प्रेरण। अब देखिए क्या है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक कुंडली ले लेता हूँ, ये एक कुंडली है, ठीक है ना। और ये कुंडली जो है, आप देखिए इसमें क्या है, एक धारक, और ये वाला चीज़ जो है स्थिर है, ठीक है, कुंडली स्थिर है। मैंने यहाँ क्या लिया, एक चुंबक लिया, ये चुंबक नॉर्थ और साउथ वाला है, ये जो है ये गतिमान है, गतिमान है। अब देखिए गतिमान है, तो ये क्या करता हूँ, जैसे ही मैं चुंबक कुंडली के अंदर लाता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, धारा ये जो होता है ना, इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। यानी इसको जब मैं अंदर लाता हूँ तो ये जो होता है सुई इधर घूम जाती है, बाहर लाता हूँ सुई इधर घूम जाती है। मतलब इसी को बोलते हैं आपेक्षिक गति। एक रुका हो और एक चलता है तो उसको आपेक्षिक गति बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये कुंडली में जब कुंडली को स्थिर रखकर इसमें एक चुंबक को जब आगे पीछे किया जाता है, तो इस जो होता है इसमें जो सुई लगी होती है, ये क्या होती है, इसमें विक्षेपण होती है, आगे कर जाता है तो सुई इधर होती है, पिछले आया तो सुई इधर होती है, या ऐसे कुंडली को भी इधर लाएंगे तो भी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यही जो घटना होती है ना, पूरा घटना जो होती है, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति का मतलब एक स्थिर और एक चलता रहे, आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स रहते हैं इसके बीच में, वहां पर उनकी संख्या क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस कुंडली में क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कुंडली है, इस कुंडली में जब हम क्या करते हैं, चुंबक को आगे पीछे करते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं, तो इसके फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, परिवर्तन होती है। परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित क्योंकि ये भी प्रेरित उत्पन्न हुआ है किसी की वजह से, और जब ये पूरा घटना जो होती है ना, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और इसका सिद्धांत लिखिए। वामहस्त नियम, या इसको बोल सकते हैं हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ का नियम है, ऐसे बोला जाता है बाएं हाथ का नियम। देखिए बाएं हाथ का नियम का मतलब होता है ये इसके लंबवत हो और ये इसके लंबवत हो, मतलब तीनों क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हुई। ये सब क्या हो, 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसी को बोलते हैं बाएं हाथ का नियम। तो देखिए बोला है इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, जो बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा मध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तीनों किस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा जो होता है ये वाला, ये बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करे। और जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो हमारी मध्यिका होगी वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। क्या होता है, अंगूठा हमारी बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, तर्जनी होगा, और जो हमारा बीच वाली मध्यिका होगी ये जो होगा ये धारा की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हमको इससे धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। हमको पता चले चुंबकीय क्षेत्र किधर है और बल किधर लग रहा है, तो हम धारा की दिशा आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए क्या है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए यहां तक अगर कोई यहां से यहां तक आता है तो ये इसको क्या करेगा, इसको खींच लेगा, ठीक है ना। और इससे बाहर रहेगा तो इसको नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब इसका जो प्रभाव है बस यहीं तक है, उसके बाहर नहीं है। तो बोला है किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, यानी जहां तक प्रभाव होगा वहां से उसको खींच लेगा, और जहां से उसका प्रभाव खत्म होगा उसको नहीं खींच पाएगा, तो इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये है घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है, इसको बनाने का चित्र भी बनाने को कहता है, और ये अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये घरेलू विद्युत परिपथ है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बोर्ड है, और इन बोर्डों को सभी लोगों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब जोड़ कर देखिए यहाँ पर ये जो रखा गया है ना, इसको बोलते हैं वितरण बॉक्स, जिसके मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज होते हैं। मतलब यहीं से नहीं देखते आपको, स्विच उठा देते हैं, बंद कर देते, पूरा लाइन कट जाता है। यहीं से क्या होता है, बड़ा वाला ये बोर्ड है जहाँ पर पत्थर उत्थर रहते हैं, लगे रहते हैं, निकाल लेते हैं, वही होता है फ्यूज वाला, ठीक है ना। ये बोर्ड है, सब लगे हैं, और इनको मैं क्या किया गया हूँ, 220 वोल्ट इनको धारा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इनको सभी से मैं क्या कर दिया हूँ, ये जो है सभी लोगों को जितने मतलब बोर्ड है इनको मैं क्या किया हूँ, एक भू संपर्क तार से लगा दिया हूँ। और बाकी वाला जो है मैंने आपको बता दिया, वितरण बॉक्स है, यहाँ विद्युत मापी है कि कितना धारा यहाँ से मतलब कितना धारा निकल इसको बता देता। और ये है विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज, ये है विद्युत प्रदाय का फ्यूज बोर्ड है। और ये जो तार गया है इसको बोलते हैं विद्युतमय तार, उदासीन तार। आप लोग देखे ना कि कहीं कहीं 3 तार होते हैं, ये जो है विद्युतमय तार है और एक उदासीन तार होता है, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, इससे कुछ होता है ना। तो आपको पता है ये वाला जो तार होता है
ये वाला भू संपर्कित किया गया है। भू संपर्कित वाला तार इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो होता है करंट जब आता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है, या मान लीजिए अगर किसी को लाइन ही मार देती है, भू संपर्कित तार अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए भू संपर्कित तार भी लगाना चाहिए। आजकल तो नहीं लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्विच में एक बहुत मोटा सा जो होता है छेद, वो जो होता है भू संपर्कित के लिए होता है, बाकी जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे लिए होते हैं। तो इसलिए जो होता है सभी बोर्ड है, इस सभी बोर्ड में जो होता है इसमें धारा जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की होती है, इसको मैंने भू संपर्कित तार कर दिया। ये जो है वितरण बॉक्स है जहाँ से सभी फ्यूज लगे होते हैं, या विद्युत धारा मापी एक यंत्र है, और यहाँ पर विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है, विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है। और बाकी ये वाला जो तार यहाँ निकला गया है, इस तार को बोलते हैं विद्युतमय तार। विद्युतमय इसमें मतलब तार ये जो रहता है इसमें करंट आता है, एक छू लेते तो भी आता है, एक होता है न्यूट्रल, उसमें लाइन नहीं होता है, ठीक है ना, विद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना। अब देखिए सभी का जो होता है नाम अच्छे से याद करके अब इसके बारे में लिखना है कौन क्या है। तो देखिए पहले यहाँ क्या लिखना है, भू संपर्कित तार क्या है। तो देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार और उदासीन तार के अलावा एक अन्य तार होता है जिसे हरा विद्युत रोधन होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है, उस पर हरा विद्युत रोधन होता है। इसका मतलब जान लीजिएगा भू संपर्कित है, इसे भू संपर्क तार कहते हैं, ठीक है ना। सभी घरों में देखते हैं। उसके अलावा एक अन्य तार भी होता है जो हरा कलर का होता है, उसको भू संपर्कित तार कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या है, घरेलू परिपथ में भू संपर्कित तार लगाने के फायदे देखिए पूछ लेता है कभी कभी, तो देख लीजिए क्या करेंगे। भू संपर्कित तार एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा आ जाता है, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई धात्विक तार रखा है, बस उसमें करंट छुआ गया है, बस उसमें क्या हो व्यक्ति को झटका न लगे, इसलिए तार लगाना चाहिए जो भू संपर्कित तार होते हैं। देखिए घरों में विद्युत आपूर्ति एकल चरण प्रणाली द्वारा की जाती है, एकल चरण प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसमें 230 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज, तो 220 होना चाहिए ना, ठीक है ना, 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती धारा होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आपको बता दें क्वेश्चन भी पूछता है और पूछता भी है कभी कभी कि भारत में कितने हर्ट्ज पर जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 50 हर्ट्ज पर की जाती है। दूसरा पूछ लेता है कि हवा महल किसी, हवा पवनों का देश किसी का है, तो डेनमार्क को आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, भले जीके का है, ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित विशेषताएं इसकी क्या है, पहले लिख देना आपको मुख्य आपूर्ति। तो देखिए विद्युत बोर्ड से हर घर तक 3 तार आते हैं, ठीक है ना, 3 तार आते हैं जो मुख्य आपूर्ति होती है, मतलब जहाँ से मुख्य हमको लाइन हमारे घर तक आती है, वहाँ पर कह रहा है कि विद्युत बोर्ड से घर तक 3 तार आते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन से 3 तार आते हैं। एक होता है सजीव तार, ठीक है ना, सजीव तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये सजीव तार होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एक होता है शून्य तार, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, जो विद्युत धारा की वापसी करता है। वापसी करता है मतलब ये होता है कि ये जाता है और फिर धारा वहाँ से वापस आता है, क्योंकि जानते हैं ना कोई भी सर्किट होता है वो जब तक बंद नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये मान लीजिए सजीव तार है, ठीक है ना, और ये न्यूट्रल तार है, तो यहाँ धारा जाता है और यहाँ से वापस आता है, ठीक है ना, तभी आप छूते हैं तो लाइन मारता है, ठीक है ना। और ये सर्किट अगर बंद रहता है तभी धारा फ्लो होती है, वरना धारा फ्लो नहीं होती। तीसरा देखिए पृथ्वी तार जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए ये अगला पार्ट क्या है, मीटर। मीटर क्या होता है, ये विद्युत खपत को मापता है, कितना विद्युत खपत हुआ उसको मापता है। 3 नंबर देखिए फ्यूज क्या है, यह अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब अधिक धारा अगर प्रवाहित होने लगी ना, ये क्या कर देगा, वहीं से फ्यूज हो जाएगा अपने आप, तो धारा बहना बंद हो जाता है, इसलिए फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखिए मुख्य स्विच। मुख्य स्विच क्या होता है, यह विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होते हैं। मुख्य स्विच क्या होते हैं, जो देखते हैं ना उठा देते बंद करके पूरा लाइन कट जाता है, वही बोला कि ये विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होता है। अब देखिए वितरण बोर्ड क्या होता है, वितरण बोर्ड। तो वितरण बोर्ड ये होता है कि इसमें अलग अलग भागों के लिए अलग अलग स्विच एवं फ्यूज होते हैं। वितरण बॉक्स जो होता है, वितरण मतलब बंटवारा होता है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग भागों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, स्विच एवं फ्यूज होते हैं। अगला देखिए समांतर संयोजन। घर में उपकरणों को समांतर रूप में जोड़ा जाता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। 3D क्रम में नहीं जोड़ा जाता। पेपर में कोई पूछ लेता है घरों में जो तारों का संयोजन होता है वो समांतर क्रम में होता है या 3D क्रम में होता है, तो आपको जवाब दे देना समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में होता है, क्योंकि 3D क्रम में अगर लगा रहता है 3D क्रम में, तो अगर लाइट अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो पूरा लाइट कट जाता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि एक अगर कहीं गड़बड़ी होता है तो बाकी सब जगह लाइट रहे, इसलिए समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। ये था इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन था जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो लास्ट चैप्टर एक और बचा है उसको भी कल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।